हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ क्लास 12th हिंदी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे इसे हिंदी को इग्नोर करते हैं, लेकिन जानते होंगे कि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप यहाँ से बहुत अच्छा नंबर उठा सकते हैं। नंबर कैसे उठाना है, नंबर कैसे मिलेगा, कॉपी को कैसे लिखना है, कॉपी में किस तरह से क्वेश्चन का आंसर राइटिंग जो होता है उस तरह से उसको किस तरह से लिखना है, सर हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस किस चैप्टर से पूछा जाता है, इन सभी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो हमने लेकर के आया है 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एनालाइज करेंगे, देखेंगे। और जिसमें कि आपको सब्जेक्टिव और ये है कि बुक और व्याकरण का कितना मोल रहता है हमारे हिंदी सब्जेक्ट में और इंग्लिश में, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी, और हिंदी देख रहे हैं। आपको क्लास 12th जो क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ है अभी, उस एग्ज़ाम में देखिए, ये जो क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम ये देना ज़रूरी है या नहीं? बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को भी अब्सेंट कर रहे हैं। तो एक बात बता देते हैं, जो भी बच्चे अभी 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 में, जिनका भी एग्ज़ाम है, तो आप एक भी एग्ज़ाम कॉलेज में होता है तो उसको मिस ना करें। क्यों? क्योंकि यह एग्ज़ाम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम यह है कि इससे आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप लोगों को एक तरीका पता चलेगा कि मुझे किस तरह से कॉपी में आंसर लिखना है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग पढ़ पा रहे हैं। तो ये सारा का सारा आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी का ये क्वेश्चन है 12th का। हम लोग इसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया है, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन बातों को मैंने लिखा है सभी क्वेश्चनों पर, जो क्वेश्चन से अदर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हिंदी क्लास 12th का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मानो तो रिवीजन क्लास होगा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का। आप लोग देखिएगा आप लोग कितने का आंसर देते हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। जो पहली बार हमारे इस वीडियो पे जुड़े हुए हैं बच्चे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। क्योंकि बहुत सारे होते हैं कि सर आप जो है सब्सक्राइब करवा लिए, आप तो सही तरह से कोई वीडियो हम लोग को दे ही नहीं रहे हैं, कुछ प्रोवाइड करा ही नहीं रहे हैं, है ना? तो ऐसा मेरे पास कुछ नहीं होगा। आप हमारे वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अच्छे अच्छे चीज़ों को हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चों को अब तक नहीं पता होता है कि हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, तो इस स्ट्रेटजी भी हम एक स्ट्रेटजी पर वीडियो बना करके लेके आएंगे कि कैसे आप लोगों को आंसर राइटिंग लिखना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को कितने लाइनों में लिखना है, कितने शब्दों में लिखे जो परफेक्ट होगा, क्या ज़्यादा लिखने से मुझे नंबर मिलेगा, क्या कम लिखने से, तो किस तरह से हमें नंबर मिलेगा, उन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है कि जिस स्वर के उच्चारण मतलब जानते ही होते हैं, उच्चारण में तिगुना समय लग जाए। देखिए, एक होता है नॉर्मल समय लगना, एक होता है दुगुना समय लगना, एक होता है तिगुना समय लगना, है ना? तीन समय लगे उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लूतू कहते हैं। कौन सा कहते हैं? फ्लूतू, है ना? ये याद रखना। कौन सा स्वर कहेंगे? तो फ्लूतू स्वर कहेंगे जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लग जाए। एक तो समय लगा ही, लेकिन उसमें 2 पावर की जगह 3 पावर को यूज कर दिए, उसको हम लोग फ्लूतू स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से जो है 2 प्रकार से व्यंजन है। व्यंजन 2 प्रकार से व्यंजन है, जो देख सकते हैं अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। 2 प्रकार, जैसे क ख अंग, है ना? क ख ग अंग, ये हो गया अल्प
अल्प प्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन जैसे ख और ग, ख ग ये दोनों कौन है? महाप्राण। तो याद रखिएगा उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी ग्रामर का ये व्याकरण का जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, ये सारा का सारा याद रखिएगा VVI होगा। क्या होगा? VVI। आप ये जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन हैं इसको आप अपने नोट कॉपी में लिख लेते हैं और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमको लगता है कि आगे कोई भी एग्जाम में आप हिंदी ग्रामर से सब्जेक्ट जो भी व्याकरण से सवाल होगा यहाँ से जरूर है आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आप जानते हैं किसी सब्जेक्ट में आपका 5 से 6 क्वेश्चन व्याकरण में सही हो रहा है तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, झ वर्ण का उच्चारण स्थान, झ वर्ण का जो होता है, झ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये झ तो ये तालु से स्टार्ट हो रहा है। झ तो आपका जो होठ होता है ना, सॉरी जीभ जो होता है वो तालु में जाके सटता है। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए, झ है ना। तो देखिए, च वर्ण के सभी वर्ण का उच्चारण तालु से स्टार्ट होता है। ये याद रखिएगा कि च वर्ग जो होता है, च, छ, ज, झ, य, है ना, ये सारा का सारा जो वर्ग है ये तालु से उच्चारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा या वाणी, भाषा क्या होता है? जो बोलते हैं हम लोग। वाणी जो हम लोग शब्द अपना बताते हैं। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ड। भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, यूनिट क्या बोलते हैं बेटा? वर्ण कहते हैं, वर्ण। अब यहाँ पे बोलता है निम्नलिखित में कौन दुगुन है ना, दुगुन व्यंजन है। दुगुन व्यंजन कौन सा? तो याद रखिएगा र और ढ दुगुन व्यंजन है। र और ढ दुगुन व्यंजन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अन्य किस नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन आता है? य, र, ल, व। याद रखना, अंतस्थ व्यंजन कौन होता है? य, र, व, है ना, ल, ब नहीं, वो, है ना। अंतस्थ व्यंजन मतलब अर्ध स्वर। अंतस्थ व्यंजन को अन्य नाम क्या दिया गया है? तो अर्ध स्वर नाम दिया गया है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, ओ किनके मेल से बनता? ओ तो ओ जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ओ, ओ जोर हर्षऊ, ओ, ओ नहीं होगा, ऊ होगा, ओ हर्षऊ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। तुरंत तो याद रख कर कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन सब पूछा जाता है और बच्चे इस सब चीज़ को पढ़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि व्याकरण में क्या पूछेगा, है ना। व्याकरण में क्या पूछेगा, बच्चा सिर्फ यही पढ़ता है कि पत्र, निबंध और आवेदन सब ये सब सीख लेंगे ना तो हमारा जो है ना वहाँ पे हो जाएगा। जी नहीं, उसके अलावा भी ये सब जो है उच्चारण सब जो है ये सब तो क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 9 नंबर बोलता है, निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन? उष्ण मतलब जिसमें गर्माहट हो, है ना। जिस व्यंजन में बाबू गर्मी हो, भाप लगे, बोलते हो तो भाप लगे, उसको हम लोग बोलते हैं उष्ण व्यंजन। और उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। याद रखना कि उष्ण व्यंजन की संख्या जो होता है 4 होता है। तो याद रखना 4 प्रकार के उष्ण व्यंजन होते हैं।
तालब स, मूर्धन स, दंत श और ह भाप निकला, श सब में क्या हो रहा है भाई, गर्मी निकल रहा है, आपका भाप जो अंदर से निकल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ज्ञ किसके मेल से बनता है, ज्ञ जोड़ यो, ज्ञ गाय नहीं होगा, ज्ञ से बनेगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 11 में बोलता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। इसमें से भाववाचक कौन है? तो देखिए तोता एक जाति है, तोता क्या एक जाति है। महाभारत क्या एक खुद का व्यक्तिगत नाम है, और वर्ग क्या एक समूहवाचक है। तो भाववाचक क्या होगा, शत्रुता होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर ए हो जाएगा, शत्रुता। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि खानदान किस संज्ञा का उदाहरण है। खानदान एक परिवार के लोगों के समूह का बात करता है ना। ये वंश को बोध करा रहा है खानदान, तो एक समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समूहवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग, मैना स्त्रीलिंग है, गौरैया स्त्रीलिंग है, गिलहरी गिलहरी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग कौन होगा, गिरगिट होगा। पुल्लिंग कौन होगा, गिरगिट होगा, है ना। डी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। हथौड़ा पुल्लिंग है, पात्र पुल्लिंग है, झगड़ा पुल्लिंग है। तो क्षति जो है, क्षति मतलब नुकसान एक हानि है, यही हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ललाइन में कौन पढ़ते हैं। तो आइन, ललाइन, आइन जोड़ा है। लला मूल शब्द में आइन प्रत्यय जोड़ने पर ललाइन शब्द बनता है। लला मूल शब्द में आइन जोड़ेंगे तो प्रत्यय शब्द बन जाएगा। ओके, तो हम बोल देंगे आइन, क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है शेरनी में कौन सा प्रत्यय होता है। शेरनी, नी होगा। शेर है और जोर उसमें नी कर दिए तो क्या हो गया, शेरनी। तो नी हो जाएगा, शेरनी। सात घोड़े दौड़ रहे हैं। इस वाक्य में 7 घोड़े किस विशेषण का है। तो 7 एक निश्चित है बेटा। 7 जो है ये संख्यात्मक निश्चित है, ये संख्या बता दिया है, निश्चित संख्यावाचक होता है, निश्चित संख्यावाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य। शुद्ध, मुझे हंसी आ रहा है, गलत, ये स्त्रीलिंग था। ये तो सही हो गया इधर। उसके चाचा को लड़की हुई, तो सही उसके चाचा के लड़की हुई। ओके ठीक। चरखा काटना चाहिए, शुद्ध वाक्य। हड़ताल खत्म हो गई, सारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ओके, हड़ताल खत्म हो गई, 18 का बी। नंबर 19 और 20 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, एक वचन में। अक्षत बहुवचन में करेगा, दाम बहुवचन में, होंठ बहुवचन, प्रत्येक एक वचन में शब्द का होगा। अगला, राम जाति से, है ना, राम जाति से क्षत्रिय थे, कौन सा कारक है। से जो है कौन सा कारक है, तो करण कारक। कर्ता ने कर्म करण से हो जाएगा।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 का बी हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, सर्वनाम के कितने भेद हैं? बाप, यो सब पूछेगा बच्चा गलत लगाया, देखिए 7 लगा दिया बच्चा, देखिए 7 लगाया, इतना भी नहीं पता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। मतलब आप 6 का 6 को लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए यही पूछता है, आपको ये नहीं पूछेगा व्याकरण में कि सर्वनाम किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम नहीं है? बताओ नहीं कौन है? मेरा सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, उस सर्वनाम। हरा जो है ना, ये सर्वनाम नहीं होगा। हरा क्या है? ये विशेषण। हरा क्या है? विशेषण। आगे देख लीजिए, दुसास। दुसास कौन? दुसास में कौन उपसर्ग है? दूस जोड़ साहस, दूस जोड़ साहस दुसास हो जाएगा। तो कौन सी लग रहा है भाई? दूस लग रहा है, दूस लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, अभ्युदय। अभ्युदय में कौन उपसर्ग है? तो अभी जोड़ उदय, अभी जो हो जाएगा, अभी जोड़ उदय। महोसद। महोसद किस स्वर संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि का महोसद, वृद्धि स्वर संधि। जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके जो होता है उसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, है ना। संधि के संधि अक्षरों के बीच में संधि हुई है, यदि उन्हें संधि के पहले रूप में अलग कर दे तो उसी को संधि विच्छेद कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास में उत्तम पद, अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तम पद और अंतिम पद क्या होता है? वो प्रधान होता है। तो अंतिम पद का प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष में क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण? तो कर्मधारय समास का उदाहरण, तो कर्मधारय जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीरबल, बीरबाला, बीरवाला। याद रखिएगा कौन सा शब्द कर्मधारय? बीरबाला जो कर्म है। 29 नंबर क्वेश्चन, केला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसको हिंदी और संस्कृत में कदमी कहा जाता है, कदली कहते हैं। क्या कहते हैं? कदली। तो केला का पर्यायवाची शब्द कदली हो जाए। ठीक है, और जिन भी बच्चों को क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा सर ये क्वेश्चन नंबर का आंसर में डाउट है। ठीक है, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है बेटा था लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? था लेना मतलब जांच करना, था लेना तिरस्कार करना, परेशान करना, अवसरवादी होना। नहीं, तो जांच करना ही थाल सेना था लेना मुहावरे का अर्थ होता है। निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है? देखिए रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड पर कोई सार्थक नहीं निकलता है।
क्या बोलता है, वे शब्द होते हैं जिनके खंड करने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है, सागर। कौन है बाबू, सागर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आता है। देखिए, जो शब्द संस्कृत में दिया हो और उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट कर दें, बदल दें, उसी को हम लोग बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि काजल, काजल है ना, याद रखिए। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों का संग्रह क्या है, तो भट्ट निबंध माला है, भट्ट निबंध माला। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट साहब का संग्रह क्या है, निबंधों का संग्रह, तो भट्ट निबंध माला, भट्ट निबंध माला। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे और आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि अरे इसका तो आंसर हम दे सकते थे, है ना। तो इसी लेकर बताते हैं, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, कोशिश करिए क्वेश्चन को समझने का। क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है, उसके बाद आप उसका आउटपुट दे दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार, शुक्ल युग लिख दिए बच्चे, है ना। तो भारतेंदु युग के ये जो बालकृष्ण भट्ट साहब जो थे, ये साहित्यकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के रचयिता कहानी नहीं है, इनमें से कौन सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो भोर का तारा इनका नहीं है। सुखमय जीवन उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, ये तीनों का तीनों चंद्र शर्मा गुलेरी साहब का है। क्वेश्चन नंबर 36। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म किस सती उत्तराधर में हुआ था, तो याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी साहब का जन्म जो है 15वीं सदी में हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था, याद रखिएगा। 1492 ईस्वी में हुआ था, 1492 ईस्वी में हुआ था। 14वीं का आधा समय बीतने के बाद इसकी जन्म होती है। तो याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जयासी साहब का जन्म कब हुआ है, तो 1492 बोलोगे तो अप्रोक्सीमेट 1500 कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि उसने कहा था, शीर्षक पाठ, सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या है, तो सूबेदार का नाम हाजरा सिंह था, तो उसका पुत्र का नाम बोधा सिंह था। याद रखिएगा, ये जो सूबेदारनी थी, ये सूबेदारनी जो था, इसके पति का नाम, इसके जो पति थे उसका नाम था हाजरा सिंह, हाजरा सिंह, और पुत्र का नाम है बोधा सिंह। ओके, तो उसने कहा था शीर्षक पाठ में सूबेदारनी के पुत्र का नाम क्या था, तो बोधा सिंह था। कौन था, बोधा सिंह। और सूबेदार का नाम क्या था, तो हाजरा सिंह। 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रेम खयानक कवि परंपरा के कवि कौन है, तो इनमें से सभी कवि जो थे ये प्रेरणादायक थे। मुल्ला दाऊद, जान कवि और मलिक मोहम्मद जैसी साहब, ये सभी का सभी जो थे क्या थे भाई, प्रेरणादायक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सभी राइट आंसर। 39 नंबर। 39 में बोलता है बातचीत के शीर्षक पाठ क्या है, विधा है, कहानी है, निबंध। तो याद रखिएगा, बातचीत जो यह एक निबंध, बातचीत कहानी जो था वो जो था एक निबंध था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 में ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के उपरांत मनुष्य मुख देखा, है ना। रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के उपरांत मनुष्य मुख देखा, तो यह जो है 16 वर्षों के उपरांत में देखा गया था, 16 वर्षों के उपरांत में देखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलता है लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो मांझे का रहने वाला था। लहना सिंह कहाँ का था, मांझे का रहने वाला था, याद रखिएगा। कहाँ का रहने वाला था, मांझे का। मांगरे का जो था, मांगरे का वो लड़की सूबेदारनी थी, है ना। मांगरा किसका एड्रेस था, तो लड़की का मतलब सूबेदारनी रहने वाला लड़की, है ना। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था, तो मांझे का। यह कहानी लहना सिंह का कहानी कहाँ, लहना सिंह का कहानी किसमें, तो उसने कहा था, है ना, बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा जो लिखा गया निबंध। याद रखिएगा, यह पंजाब के अमृतसर से कहानी स्टार्ट हुई थी। देखिए हिंदी का क्लास लिए होंगे तो उसमें कुड़मई का हम बात किए थे, तो याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ कुड़मई शब्द का अर्थ क्या होता है, सगाई करना। कुड़मई कर लिया, सगाई कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न, है ना, जयप्रकाश नारायण साहब को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण साहब को भारत रत्न से सम्मानित जो किया गया था। और इससे पहले बात याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं। बिहार का लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण साहब को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण साहब ने। तो ये चीज याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया, 1998 में, 1998 में। उसके बाद नहीं किया गया है किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोलता है बेटा कि पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। ये पद्मावती जो है वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो याद रखिएगा राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। पद्मावती जो थी राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य थे। पद्मावती जो था मलिक मोहम्मद जैसी साहब का जो था वो महाकवि थे, महाकवि, ठीक है। और तो इसका याद रखिएगा, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, तो सिंहल द्वीप का था। सिंहल द्वीप यह वर्तमान में श्रीलंका में पाया जाता है। तो पद्मावती राजकुमारी कहाँ, श्रीलंका की थी ना, जिसका एड्रेस है सिंहल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोलता है नख तन्हा माया क्या अर्थ है। नख तन माया का अर्थ क्या होता है, नख तन माया का अर्थ क्या होता है। यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी साहब से लिया गया है, करबक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, करबक से। तो नक्षत्रों के मध्य में, इसका अर्थ होता है नक्षत्रों के मध्य में। अगला क्वेश्चन है हरे भरे बागों का इलाका क्या कहलाता है, चमनिस्तान कहलाता है। क्या ना, चमनिस्तान। हरे भरे बागों का इलाका चमनिस्तान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 47 में, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार का क्या नाम था, तो हाजरा सिंह नाम था। सूबेदार का जो नाम था वो हाजरा सिंह। ओके चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में बोलता है कि शिगरी किसे कहते हैं, शिगरी किसे कहते हैं। तो इनमें सभी का उपयोग अलग, है ना,
उपयोग आग सुलगाने या तापने में पत्र के रूप में काम किया जाता है। सिगड़ी, ओके, इसका उपयोग गांव में करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंगीठी को और बोरसी को, अंगीठी को और बोरसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेना एक बार बेटा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 49 में, बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति में नामक पर किसका लेख लिखा हुआ था? जयप्रकाश नारायण। बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति में नामक विषय के लेख लिखा तो जयप्रकाश नारायण से, जयप्रकाश नारायण से। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलता है, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? बाउल उसका जन पुकार नाम था। जेपी को घर में लोग प्यार से कहता था बाउल, है ना। जेपी साहब जो थे, जयप्रकाश नारायण साहब, इन्हें घर में मतलब अपने भाषा में अपने घरों में बाउल कहा जाता था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हो गया ना 50 का सी। चलिए 51 नंबर में ध्यान दीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस मालिक कौन था? इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका साहब जो थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। आगे संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण का क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से दिया गया? जयप्रकाश नारायण साहब पटना से दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा गांधी मैदान के पटना से दिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन 53 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में बोलता है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, उसको जो है संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था साहित्य अकादमी। उर्वशी पर उन्हें ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था और 1959 में मिला था, है ना। एक उर्वशी पर मिला था और एक ज्ञानपीठ पर, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 में बोलता है, एक अकालियां सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। किस, है ना, यह किस शीर्षक पाठ का पंक्ति है? यह पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा उसने कहा था, लिखा था। ओके, यह पंक्ति कहा गया था चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 में बोलता है, 55 में है कि निम्नलिखित में किसे राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है? राष्ट्र कवि के संज्ञा में रामधारी सिंह दिनकर को संज्ञान दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर साहब जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है ना। राष्ट्र कवि की उपाधि किनको दिया गया है? रामधारी सिंह दिनकर को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 56 नंबर क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोलता है? सूरदास रचित पद के अनुसार कौन श्री कृष्ण के जूठन की इच्छा रखते हैं? सूरदास रचित पद में श्री कृष्ण जूठन की इच्छा कौन रखते हैं? तो सूरदास है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना किसमें प्रकाशित हुई थी? तो भाई छात्र सहोदर में, है ना।
छात्र सहोदर परीक्षक है ना पाक्षिक पत्रिका में हुआ था। पहली कविता सन 1924 में जबलपुर से प्रकाशित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर साहब का पहला कविता 1924 में जबलपुर से प्रकाशित किया गया था। 57 का राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कि पाठ पर सूरदास रचित दोनों ही पदों में किस भाव को प्रधानता देती है? तो भाई वत्सलय भाव। 59 नंबर क्वेश्चन नंबर 59 में बोलता है अर्धनारीश्वर शीर्षक संबंध के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर के शीर्षक लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर साहब जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक है। सूरदास ने अपने प्रथम पद में किसको अम्बुज करधारी कहकर संबोधित किया था? श्री कृष्ण साहब को। याद रखना, सूरदास ने अपने प्रथम पद में किसको है ना क्या कहा था? अम्बुज करधारी कहकर संबोधित किया था, तो श्री कृष्ण साहब को। क्वेश्चन नंबर 61 देख लो। 70 क्वेश्चन मात्र है बेटा, 70 क्वेश्चन है। आप लोग और 5 मिनट देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन हम करवा के चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन करवा देंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कली कराल दुकाल दरुन, यह किसकी उक्ति है? तो तुलसीदास की। तुलसीदास ने यह कहा था कली कराल कुदाल तरुण, यह किसकी उक्ति है? तो तुलसीदास साहब की। अगला क्वेश्चन हो गया ना ये क्वेश्चन 61 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन में बोलता है पाठ है ना पठित पाठ में तुलसीदास ने माता पिता को क्या कहकर संबोधित किया था? तो अम्ब कहकर संबोधित किया था। अम्ब इसका अर्थ होता है माता, है ना। तुलसीदास ने अपने माता पिता को क्या कहकर संबोधित किया था? तो अम्ब कहकर। अम्ब मतलब होता है माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 63 में बोलता है निम्नलिखित में कौन शगुन भक्ति धारा का उष्ण भक्ति शाखा का न्यूनतम कवि है? तो सूरदास। याद रखना, भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के उन्नत कवि सूरदास साहब। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में बोलता है पार्वती मंगल किसकी रचना है? यह एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जो तुलसीदास जी के द्वारा है। ये जो एक ग्रंथ है पार्वती मंगल, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के दीक्षा गुरु थे। 66 नंबर क्वेश्चन। शेर शब्द का अर्थ क्या सूरदास के पद से लिया गया है? रोर शब्द का अर्थ, रोर लिखा हुआ है। रोर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है कोलाहल। कोलाहल होता है, सूरदास के पद से लिया गया है। ये सूरदास के पद से लिया गया, ये याद रखिएगा। देखिए हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी 2 टाइप से होते हैं। एक होते हैं काव्य खंड, एक होते हैं गद्य खंड। समझ गए? याद रखिएगा काव्य खंड और गद्य खंड होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 67। 3 क्वेश्चन और ना। 67 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 67 में बोलता है कि सूरदास अपने प्रथम पद में भोर होने पर किस पुरुष के खिलने का संकेत देते हुए कृष्ण को जगाते हैं? तो कमल को। तो याद रखना, सूरदास ने अपने प्रथम पद में भोर होने पर किस पुष्प के खिलने का संकेत दिया? याद रखना, कमल को खिलने का संदेश दिया था। कमल हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68।
पठित पाठ में सूरदास के पद कहाँ से संग्रहित किए गए? तो सूर सागर से। कहाँ से संग्रहित किया गया है? सूर सागर से संग्रहित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोलता है? कवि तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तो हुलसी नाम था। तुलसीदास जो थे, तुलसीदास उनकी माता जी जो थे उनका नाम था हुलसी। क्या नाम था बेटा? हुलसी नाम था। ओके, हाँ हुलसी नाम। क्या नाम था? हुलसी। कवि तुलसीदास की माता का नाम। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर खत्म। क्वेश्चन आपका हिंदी का 12th क्लास का क्वार्टरली एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग पूरा क्वेश्चन में देखिएगा कितना आप लोग सही क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, कमेंट करके बताइएगा। जितने बच्चे इस पूरे वीडियो को देखे होंगे, आप अंत में जाकर के अभी हमको स्कोर फटाफट कमेंट में सभी लोग लिखना चालू कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें सारे का सारा का आंसर होना चाहिए। चलिए, बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म। क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। ठीक है, प्रयाग मतलब यूपी में, प्रयागराज यूपी में। 23 जून 1844 की बात है ना। बालकृष्ण भट्ट साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, बोले तो अब वर्तमान में प्रयागराज। ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, यूपी राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। ये रहा हमारा 70 क्वेश्चन। तो आप लोग कितना किए? 70 में आप लोग कितना आंसर सही किए, कितना क्वेश्चनों का जवाब दिए? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का होगा, याद रखिएगा, अब जो आने वाला वीडियो है, अब जो है ना, तो क्या हो जाएगा, अब जो आने वाला वीडियो है बाबू, उसमें आपको जियोग्राफी का क्लास देखने के लिए मिलेगा, है ना। जियोग्राफी का क्लास देखने के लिए मिलेगा आपको। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, किसमें बेटा? सब्जेक्टिव में हम उसको करवाने का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, फटाफट इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना चीज़ फटाफट आप लोग कीजिए तो। और इस वीडियो में हमारा 1K व्यू जाना चाहिए। एक टारगेट हम दिए, 1K व्यू होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। 1K पूरेगा तो आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल हम लोग करने वाले हैं। 1K मात्र इस वीडियो में आप लोग व्यू करवा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना देर तक क्लास में ज्वाइन रहा। और फिर से आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे तरीके से लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।